Hello everyone. Welcome to Study Smart IAS PCS. A very happy दशहरा to all of you. कमेंट्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना और याद रखना कि ये जो फेस्टिव ओकेजन है, ये जो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है, अभी दशहरा है, दिवाली है, इसी बीच में आपका एक और फेस्टिवल भी है, वो है आपका एग्ज़ाम, जो कि 12 अक्टूबर को है। इसीलिए अपने एग्ज़ाम को खुशी खुशी एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करो, उससे डरो मत, पूरी खुशी के साथ, पूरे जोश के साथ एग्ज़ाम की तैयारी करो, जैसे ये वही दिन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। तो अगर उस दिन से ही डरोगे फिर तो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगी ना, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगी। तो इसलिए पॉजिटिव रह के अच्छे से पढ़ाई करो। आज हम इकोनॉमी के मोस्ट रिपीटेड फैक्ट्स को देखेंगे एक बार, ताकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आपको हेल्प हो। स्मार्ट अध्ययन प्रो मैक्स से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो फैक्ट्स, जितने फैक्ट्स कम से कम समय में कवर करवा सकता हूँ उतने कवर करवाऊँ। इतने ही फैक्ट्स जितने मैं एनवायरनमेंट में करवाए, इकोनॉमी में करवाए, बड़े बड़े कोचिंग वालाज इसकी 8-8 घंटे की मैराथन ले रहे हैं इतने ही फैक्ट्स को कवर करवाने के लिए। तो इट्स बेटर कि आप 20-25 मिनट में वो सारे फैक्ट्स कवर कर डालो ईजिली, राइट, वो भी अच्छे तरीके से। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज इकोनॉमी लेक्चर। याद रखना, सबसे पहले बात करेंगे नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने असिस्ट किया था इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में। ठीक है, नाम से पता चल रहा है एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी वगैरह को इंप्रूव करना, इंक्लूड करना है, राइट। कब लॉन्च हुआ था? 1998। इकोनॉमी में ऐसी स्कीम्स के ईयर याद रखना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी में ईयर्स को हल्के से मत लेना। एक बार आप हिस्ट्री में ईयर्स को हल्के में ले सकते हो, मगर इकोनॉमी में ईयर्स को हल्के मत लेना। इकोनॉमी में ईयर वगैरह पूछ लेते हैं, वो मैच करवा देते हैं स्कीम्स के ईयर। तो याद रखना कि ये प्रोजेक्ट 1998 का है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वाला, राइट। 2000 आने के 2 साल पहले लॉन्च हुआ था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, राइट। और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, साथ में डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ये दोनों मिलकर लॉन्च करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। तो नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट देख लिया हमने। पहला एग्रीकल्चर साइंस सेंटर इंडिया में कहाँ खुला था? पुदुचेरी में खुला था। क्या नाम था? कृषि विज्ञान केंद्र। इंडिया में बहुत सारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अगर कोई आपसे पूछे कृषि विज्ञान केंद्र होते क्या हैं, तो आप क्या बताओगे? इट्स अ डिस्ट्रिक्ट लेवल फार्म साइंस सेंटर। डिस्ट्रिक्ट लेवल फार्म साइंस सेंटर है कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है। ये 1974 से स्टार्ट हुए थे कृषि विज्ञान केंद्र खुलना। ये भी ICAR के अंदर ही खुले जाते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना कि पहला जो सेंटर था वो पुदुचेरी में खुला था, पांडिचेरी या पुदुचेरी, जो भी आप बोलना चाहो। तो याद रखना, फर्स्ट एग्रीकल्चरल साइंस सेंटर इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश इन 1974 इन पुदुचेरी एज कृषि विज्ञान केंद्र। ऑपरेशन फ्लड एग्जाम में अचानक आ जाए तो डरना मत कि ये फ्लड वाला भाई कौन सा है, बाढ़ राहत प्रोग्राम मत कर देना उसको। ये वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन वाला था, राइट, वर्गीस कुरियन वाला। तो इसको में कंफ्यूज मत होना, मिल्क प्रोडक्शन पे फोकस था ऑपरेशन फ्लड का, राइट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आपको, वैसे तो लगता है कि आपको पता है, पर एग्जाम में अचानक ऑपरेशन फ्लड दिखता है ना, तो आपका दिमाग अलग डायरेक्शन में चला जाता है। तो याद रखना है, ऑपरेशन फ्लड आपने इकोनॉमी में पढ़ा है, वाइट रिवोल्यूशन के टाइम पे, वर्गीस कुरियन वाला, मिल्क प्रोडक्शन को लेके। कब लॉन्च हुआ था? ईयर भी याद रखना है, 1970 का। 1970 में भाई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, 1970 में हुआ था वाइट रिवोल्यूशन। तो क्या कोई मुझे ग्रीन रिवोल्यूशन का ईयर बता सकता है? कब हुआ था ग्रीन रिवोल्यूशन? 1965 में स्टार्ट हुआ था। कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें ग्रीन रिवोल्यूशन की एक्चुअली शुरुआत हुई थी? इट वॉज थर्ड 5 ईयर प्लान। पीछे से शायद पटाखे वटाखे की आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि दशहरा का माहौल पूरे जोरों शोरों पे दिल्ली में। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, इस मिशन का एक तो ईयर याद रखना कि 2005 और 6 में ये लॉन्च किया गया था ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान। इतना ही पता रहेगा, बाकी हॉर्टिकल्चर क्या होता है, मिशन किस बारे में है, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, राइट। तो 10th 5 ईयर प्लान और 2005-6, इतना ही याद रखना काफ़ी है। इकोनॉमी में जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जो मैथ द कॉलम में दे सकते हैं, उन सारे ईयर्स के लिस्ट मैंने प्रोवाइड करवा दी है। तो एक बार उसको देख लेते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये सब कुछ देख के जाना, ताकि आपको मैथ द कॉलम में दिक्कत नहीं आए। किसान विज्ञान केंद्र मैंने बता दिया 1974 का है, राइट। लैब टू लैंड प्रोग्राम भी ICAR का ही है, 1979 में लॉन्च किया गया। नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट हमने देख लिया, 1998 में लॉन्च हुआ, ठीक है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाला। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट कुछ सालों बाद 2006 में लॉन्च किया गया, राइट। कुछ लेबर रिलेटेड एक्ट्स जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट आज़ादी के पहले ही आ गया था, कितने वेजेस मिलने चाहिए, वो 1936 में आया था। मिनिमम कितने वेजेस मिलने चाहिए, ये आज़ादी के बाद डिसाइड हुआ 1948 में, ठीक है। इन दोनों का याद रहेगा, 1936 और 1948। उसके बाद इंडस्ट्रियल एक्ट आया 1951 में, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब बात हो गई इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है। तो 1951 में इंडस्ट्रियल एक्ट आया।
उसके बाद आया MRTP एक्ट, इंडस्ट्री वगैरह बन गई लगभग 10-20 साल बाद, लगभग 20 साल बाद रियलाइज़ हुआ लोगों को 1969 में कि भाई बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रही हैं, तो इसलिए एक्ट आया MRTP एक्ट। MRTP एक्ट का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये एक्ट आया था 1969 में। अब ये क्रोनोलॉजी में आ जाए तो परेशान मत होना, पहले आपको डिसाइड करोगे कि कितने वेज आए, उसके बाद ये डिसाइड करोगे मिनिमम कितना वेज होना चाहिए, राइट। उसके बाद डिसाइड करोगे चलो वेज मिल तो रहे बट थोड़ी इंडस्ट्री वगैरह मान लें आज़ादी के बाद 1951 में, राइट। उसके बाद डिसाइड करोगे जब इंडस्ट्री जो है इलीगल ट्रेड करना शुरू कर देंगी तो उसको कंट्रोल करने के लिए, मोनोपोली को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक एक्ट आएगा MRTP एक्ट 1969 में। इतने एक्ट्स देख लिए, अभी कुछ और एक्ट्स देखते हैं, कुछ और ईयर्स देखते हैं पहले। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसका ये बहुत बार हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। फेरा 1973 में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आया था, याद रखना इसको। और कोई आपसे पूछ ले कि फेमा कब आया था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, दोनों में डिफरेंस याद रखना। फेमा 1999 में आया था और फेरा जो है 1973 में आया था, राइट। इस चीज़ को याद रखना, फेमा ने फेरा को रिप्लेस किया था, ठीक है। फेरा जो कि 1973 में आया था उसको रिप्लेस किया था फेमा ने 1999 में, ओके, याद रहेगा, अब तो नहीं भूलोगे। और अगर पूछे इफेक्टिव कब से हुआ ये फेमा वाला एक्ट, तो 2000 से इफेक्टिव हुआ। एक्ट तो पास हो गया था 1999 में, इफेक्टिव फेमा 2000 से हुआ। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ये सब निटिग्रिटीज एग्जाम में पूछी जाती हैं। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 में, ठीक है। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 में, ओके। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1955 में बना। लीड बैंक स्कीम कब आई? 1969 में आई। इसकी डिटेल्स हम अभी आगे देखेंगे, वैसे मैं स्मार्ट अध्ययन में पढ़ा भी चुका हूँ। रीजनल रूरल बैंक कब बने? 1975 में बने, ठीक है। नाबार्ड कब बना? 1982 में बना। इन सब की थोड़ी थोड़ी डिटेल हम आगे देख लेंगे, राइट, जो फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं ईयर के अलावा। फिलहाल यहाँ पे मैंने सिर्फ ईयर एक साथ लिख दिए ताकि आपको लास्ट मिनट रिवीजन में आसानी हो। ICICI कब बना? 1955 में। याद रखना कि SBI और ICICI दोनों 1955 में बने। फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये जनवरी में बन गया था और SBI जो है वो जुलाई में बना था, राइट। तो इतना आपको याद रहेगा तो काफ़ी है, ओके। IDBI कब बना? 1964 में बना। और IFCI 1948 में। IDBI, IFCI, इन सब का फुल फॉर्म क्या है? IFCI का मतलब है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और IDBI का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दोनों के फुल फॉर्म भी याद रखना, एक 1964 में बना था और एक IFCI बना था 1948 में। मतलब IFCI भारत आज़ाद होते ही बन गया था, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंस चाहिए था ना, तो इंडस्ट्रियल को पहले फाइनेंस चाहिए होगा, राइट, उसके बाद ही तो इंडस्ट्री डेवलप हो पाएगी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बना 1964 में, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंडिया 1948 में ही बन गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ईयर इसके याद रखने की कोशिश करना, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं तो एटलीस्ट इतनी इमेज तो बन जाए माइंड में कि आपको ऑप्शन देख के याद आने चाहिए, इसलिए सारे लाइन से लिख दिए हैं। इंडिया IMF का मेंबर कब बना? 1945 में बना था। इंडिया ने पहली बार अपनी करेंसी को डिवैल्यू कब किया था आज़ादी के बाद? 1949 में इंडिया ने पहली बार डिवैल्यूएशन किया था अपनी करेंसी का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बिल पार्लियामेंट में कब प्रेजेंट किया गया था? 1951 में किया गया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कब बना था? 6 अगस्त 1952 को। इतने सारे ईयर अगर याद करके चले गए तो एक ना एक क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बियॉन्ड शायद ही वो ईयर पूछे, बट इकोनॉमी से ईयर पूछे जाएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। इंडियन रेलवेज़ का टारगेट क्या है ज़ीरो कार्बन एमिशन का? इंडियन रेलवेज़ अचीव करना चाहते हैं ज़ीरो कार्बन एमिशन नेटवर्क बाई 2030। तो 2030 याद रखना, इंडियन रेलवेज़ ज़ीरो कार्बन एमिशन करना चाहते हैं 2030 तक। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि फर्स्ट रबर टायर बेस्ड मेट्रो कहाँ पे बन रही है? तो नासिक में बन रही है। याद रखना, नासिक महाराष्ट्र में पहली रबर टायर बेस्ड मेट्रो बन रही है, ओके। कुछ अब सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़, कौन सी सिटी कौन सी इंडस्ट्री के लिए फेमस है, ये याद करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की नहीं। ये तो याद करवाना पड़ेगा ना मुझे, ईयर वगैरह तो आपको खुद करना पड़ेगा क्योंकि उसकी कोई ट्रिक हो नहीं सकती ज़्यादा, तो ईयर तो आपको खुद देखना पड़ेगा। बट ये मेरा जोन है, ये मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पर याद करवा देता हूँ, राइट। इससे पहले मैं इंडस्ट्रीज़ और सिटीज़ याद करवाऊँ, आप एक चीज़ याद रखो कि कमिटीज़ मैंने इस लेक्चर में नहीं कवर कराएंगे। इकोनॉमी में कमिटीज़ ही पूछा जाता है, बस कमिटीज़ जो है वो मैं सोच रहा हूँ अलग से शॉर्ट्स बनेंगे, राइट। अलग से शॉर्ट्स बनवाते हैं, उसके एक शॉर्ट बनेगा जिसमें सारी कमिटीज़, शॉर्ट वीडियो मतलब 5 मिनट्स का अंडर शॉर्ट सेक्शन। तो जैसे मैंने महाजनपदास वगैरह याद करवाया ना, उस तरह सारी कमिटीज़ फटाफट याद हो सकती हैं, तो उसको यहाँ इंक्लूड नहीं करा, वरना ये लेक्चर अननेसेसरी लंबा हो जाता। तो कमिटीज़
आएंगी बहुत जल्द शॉर्ट्स वीडियो में, ठीक है। तो याद रखना, अगर कमिटीज़ का वीडियो आपको जल्दी से जल्दी चाहिए तो जितना ज़्यादा जय श्री राम लिखा जाएगा आज, जय श्री राम जितना ज़्यादा होगा दशहरा के पावन अवसर पर, उतना जल्दी कमेटी का वीडियो आएगा। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन को जय श्री राम से और पॉजिटिविटी से भर डालो, बिकॉज योर एग्जाम इज़ योर फेस्टिवल, राइट। कोयम्बटूर कॉटन टेक्सटाइल कैसे याद रखोगे? बहुत सिंपल है, दोनों में को आ रहा है, ऑप्शन देख के समझ जाना, राइट। राउरकेला में आयरन एंड स्टील फैक्ट्री है। आयरन और स्टील की तो रॉड बनती है ना, तो आयरन स्टील रॉड यानी राउरकेला रॉड, RO याद रखना बस, ठीक है। आयरन में भी RO आता है, यहाँ भी RO आ रहा है। इस तरह छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के पहचान लिया करो। कपूरथला में ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कपूरथला पहले बताओ है कहाँ? कपूरथला इज इन पंजाब। ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग कपूरथला में हो रही है, राइट। तो ट्रेन कोच मैन्युफैक्चरिंग कपूरथला में हो रही है, कैसे याद रखोगे? ट्रेन का पूरा कोच यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। ट्रेन का पूरा कोच ही मैन्युफैक्चर कर दे रहे हैं यहाँ पे। इस तरह से याद रखना, कपूरथला का ट्रेन का पूरा कोच ही यहाँ मैन्युफैक्चर हो जा रहा है पंजाब में। बरौनी ऑयल रिफाइनिंग, बरौनी में ऑयल रिफाइनिंग होती है। बरौनी है कहाँ पे? बरौनी बेगूसराय बिहार में है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? ऑयल की रिफाइन करके उसको ब्राउन कर दे रहे हैं, ब्राउनिंग हो रही है ऑयल की रिफाइनिंग कम हो रही है, ब्राउनिंग ज़्यादा हो रही है। तो बरौनी में ऑयल रिफाइनिंग हो रही है, इस तरह याद रखना। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, शिप बिल्डिंग के लिए फेमस है। ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं, बहुत पता है। वैसे भी शाह दोनों में आ रहा है, तो याद रखना, ऑप्शन देख के समझ जाना। मुरी झारखंड में है और यहाँ पे एल्युमिनियम की कंपनी है। कैसे याद रखोगे? पहले तो ये याद रखो कि मुरी झारखंड में है, क्या पता यही मिलाने को दे दे, राइट। तो मुरी झारखंड में है, कैसे याद रखोगे? आपने कभी झार मुरी खाई है? बंगाल का फेमस है, ठीक है, जिसको हम लोग चुरमुरा भी बोलते हैं यूपी साइड में। लाई, चना, मूंगफली ये सब मिक्स करके देते हैं ना, नींबू वगैरह डाल के, उसको बंगाल में झार मुरी बोलते हैं। तो झार मुरी याद रखना, राइट। एल्युमिनियम, ये जो झारखंड में जो मुरी जगह है, यहीं पे आपका फेमस एल्युमिनियम की कंपनी है। क्या नाम है उस कंपनी का? झारखंड वाली का एक प्लांट है, एक्चुअली हिंडाल्को का एक प्लांट है यहाँ पे, ठीक है। वैसे तो हिंडाल्को मेनली रेणुकूट यूपी में है, बट एक प्लांट इसका मुरी झारखंड में भी है। गुड़गांव आपको पता ही है कि मोटर व्हीकल्स के लिए फेमस है। पनकी उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। पनकी कानपुर के पास है, तो पनकी जो उत्तर प्रदेश में है वो फर्टिलाइज़र के लिए फेमस है। कैसे याद रखोगे? खेती के लिए क्या चीज़ चाहिए? फर्टिलाइज़र चाहिए और पानी चाहिए। फर्टिलाइज़र प्लस पानी, तो पानी की टंकी और फर्टिलाइज़र, दो चीज़ें हो तो बस खेती हो जाएगी। सिंगरौली बहुत फेमस है कोयले के लिए। सिंगरौली तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं इसके लिए, सिंगरौली MP में है। और याद रखना, यहाँ पे गोंडवाना कोल रिजर्व्स हैं, राइट, MP में है सिंगरौली, ठीक है। थोड़ा बहुत ये जो कोल रिजर्व हैं ये सोनभद्र तक भी फैले हुए हैं यूपी वाले एरिया में, बट रीजन वही है ओवरऑल, राइट। और ये कजराहाट यूपी का, ये सीमेंट के लिए फेमस है। देखो जितने भी सीमेंट वाले जगह है ना वो ऐसे ही, कजराहाट हो गया, कटनी हो गया MP में, राइट। और एक है ये देखो चुरुक भी हो गया सीमेंट के लिए, कटनी हो गया MP का, ठीक है। कजराहाट हो गया, ये सब सीमेंट के लिए फेमस है। तो याद रखना, जितना भी मार काट वाली बात हो रही है, चाकू छुरी से काट रहे हैं चीज़ों को, छुरी से काट रहे हैं, ठीक है। कजराहाट, ये भी थोड़ा मार काट वाला नाम लग रहा है, ये सब सीमेंट के लिए हैं, ठीक है। इसमें तो जो कजराहाट है, ठीक है, ये आपका कजराहाट कहाँ पे है? यूपी में है। कैसे याद रखो? तो कजरी फोक सॉन्ग यूपी में गाया जाता है ना, कजरी गाया जाता है फोक सॉन्ग, तो कजराहाट भी यूपी में ही होगा, सीमेंट फैक्ट्री है, राइट। कटनी MP में है, राइट, MP में कटनी है, ये भी याद रखना, वहाँ पे भी सीमेंट इंडस्ट्री है। और चुरुक यानी छुरी से काट रहे हैं कोई चीज़, ठीक है, कजरा हटा रहे हैं छुरी से, इस तरह करके याद रखना, छुरी में भी सीमेंट इंडस्ट्री है। तो कटनी, चुरुक और कजराहाट तीनों आ जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री है। अच्छा, ये चुरुक कहाँ पे लोकेटेड है? चुरुक भी सोनभद्र यूपी में ही है, सोनभद्र यूपी, ओके, ये चीज़ याद रखना। कोयली में भी ऑयल रिफाइनरी है, कोयली ऑयल के लिए फेमस है, तो कोयली ऑयली कोयली, ये तो याद ही रहेगा ना, गुजरात में है कोयली, याद रखना। आनंद भी गुजरात में है, मिल्क के लिए फेमस है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फेमस है, राइट। तो कोयली और आनंद दोनों ही गुजरात में है, एक ऑयल के लिए है, एक मिल्क के लिए, इतनी चीज़ें याद रखना। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में है, ये अब तक आप याद कर चुके होंगे। ट्रॉनिका सिटी गाज़ियाबाद में है। कानपुर में प्लास्टिक सिटी है, ये भी याद रखना, ठीक है। और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है, ठीक है। याद रखना, स्टेट का जो लेदर डिजाइनिंग इंडस्ट्री है वो भले ही आगरा में हो, बट लेदर टेक्नोलॉजी पार्क अगर पूछे तो उन्नाव में है। इसका नाम है बंथर लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है, उन्नाव में है, कानपुर के पास, याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। कटनी मैंने बता ही दिया कि सीमेंट इंडस्ट्री है। सूरत में कॉटन के लिए फेमस है, ये तो बताना नहीं है, कॉटन पहनने के बाद ही आपकी सूरत चमकती है। चुरुक में सीमेंट है, ये भी बता दिया। लुधियाना
होजरी के लिए फेमस है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेल नोन फैक्ट। भदोही के कारपेट, यूपी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, राइट, ये भी याद रखना। बैंगलोर सिल्क के लिए फेमस है, बैंगलोर सिल्क के लिए फेमस है, यूजली लोगों को लगता है वाराणसी है, बट बैंगलोर भी अपने सिल्क फैब्रिक के लिए फेमस है। टीटागढ़ वेस्ट बंगाल में है, जूट गुड्स और पेपर इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत फेमस है। ये सारी चीज़ें एक्चुअली वेल नोन है, कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होगा, एक बार एक जगह कंपाइल मिल गया सो दैट यू कैन इजीली रिवाइज इट, ओके। ये चारों इंडस्ट्रीज यूपी पीसीएस की बहुत फेमस है, हमेशा मैच द कॉलम करने को दे देती हैं कौन सी कहाँ पे है, ठीक है। ये सारे एल्यूमिनियम के प्लांट्स हैं, ये कहाँ कहाँ पहली बार इस्टेब्लिश हुए उनके जगहों के नाम पूछे जाते हैं। तो भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको बाल्को बोलते हैं, वो कोरबा में है। ऐसे ही इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, इसको इंडल बोलते हैं, वो हीराकुंड में। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मालको तमिलनाडु में है, क्योंकि मद्रास है तो तमिलनाडु होगा। हिंडाल्को जो है वो रेनीकोट में है। कैसे याद रखोगे ये चीज़ें? पहली बात तो ये याद रखो कि जो बाल्को है, ये बाल्को, ठीक है, ये कोरबा में है। कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, राइट। पहले तो याद रखो, कैसे याद रखोगे इसको, ठीक है। अगर कोई बालक है तो आप क्या बोलोगे? बालक कोई बड़ा काम करने के लिए बोल रहा है तो आप बोलोगे ना, बालको तुम कैसे कोरबो, ठीक है, बालको तुम ये काम कैसे कोरबो, तो बालको ये काम नहीं कर सकता, राइट। तो बालको ये काम कैसे कोरबो, इस तरह याद रखना, बालको काम नहीं कोरबो, बड़ा आदमी कोई कोरबो, ओके। तो बालको कोरबो याद रखना, बस छत्तीसगढ़ में है, ओके। अभी ये जो बाल्को एंटरप्राइज बाल्को कंपनी है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेदांता ग्रुप को सेल कर दिया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली कौन से प्लांट को वेदांता ग्रुप को बेच दिया गया। रिसेंटली तो नहीं, टाइम हो गया काफ़ी, बट वेदांता को बेच दिया गया, राइट। तो वेदांता में किसको बेचा गया है? बाल्को को, ये याद रखना ये चीज़, ठीक है। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, ये भी याद रखना। इंडल हीराकुड में है, इंडल, तो इंडल हीराकुड में है, ये बात ऐसे याद रखना, इंडल के बाद HI आ रहा है, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना, इंडल हीराकुड में है। कैसे याद रखोगे? HI आ रहा है, तो ये भी याद रखना कि हिंडाल्को से मर्ज कर दिया गया, ठीक है। इंडल यहाँ भी आ रहा है, तो हिंडाल्को से इंडल को मर्ज कर दिया गया, इसलिए इंडल जहाँ पे लोकेटेड थी उसका नाम भी HI से ही शुरू हो रहा है, हीराकुड, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, हिंडाल्को का मर्जर भी हो गया है और HI से वो जगह का नाम भी शुरू हुआ है जो इंडल जहाँ लोकेटेड था, राइट। तो HI से इंडल याद रहेगा ना, क्योंकि इंडल हिंडाल्को का मर्जर भी हो गया है, ये भी एक फैक्ट है, ओके। वैसे भी इंडिया हो या हिंद हो, बात एक ही है, इस तरह से भी याद कर सकते हो, ठीक है। तो इंडल और हिंद से भी याद कर सकते हो हीराकुड को, तो दोनों तरीके से याद कर सकते हो। हिंडाल्को रोनीकोट पे है, कैसे याद रखोगे? हिंडाल्को में डाल्को याद रखो, बस बारिश हो रही है तो रेनकोट डाल के आना, रेनकोट डाल के आना, रेनकोट याद रखो, रेनकोट डाल के आना, डाल्को रेनकोट डाल के आना, ओके, इस तरह याद रखना। माल्को तमिलनाडु में है, माल्को मतलब मद्रास, मद्रास तमिलनाडु में है। माल्को एक्चुअली मेत्तूर एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, तो मेत्तूर तमिलनाडु में माल्को है। तो आई होप ये चारों अब आपको कभी नहीं भूलेगा, ओके। लेट्स गो फॉरवर्ड। TRAI, ट्राई का इस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखना 1997 है। ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनाई गई बॉडी थी, ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली इसका पर्पस क्या है? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को रेगुलेट करने का। ये जो प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, इसको आप ऐसे छोड़ के जाते हो एग्जाम में, जैसे आपको तो आता ही है कि क्या प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी है, क्या टर्शरी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है तो आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ लो कि प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं और टर्शरी सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक बार देख के जाना, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है एट टाइम्स। एग्रीकल्चर सबको पता है प्राइमरी में है, फिशरीज़ भी प्राइमरी में आता है, माइनिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आती है, क्वेरिंग भी प्राइमरी सेक्टर में आती है। क्वेरिंग का मतलब क्या होता है? स्टोन्स को, सैंड को बाहर निकालना, ठीक है, ज़मीन से बालू पत्थर वगैरह को निकालना ही क्वेरिंग कहलाती है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। गैस का फॉर्मेशन भी सेकेंडरी सेक्टर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी भी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, वाटर सप्लाई भी सेकेंडरी सेक्टर में आती है, ठीक है। ऐसी जो भी यूजफुल सर्विसेज हैं वो सब सेकेंडरी सर्विसेज में आती हैं। टर्शरी सेक्टर में क्या क्या आता है? आपके बिजनेसेस हो गए, होटल्स हो गए, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हो गया, फाइनेंसिंग, रियल एस्टेट, ये सभी टर्शरी सेक्टर में आता है, ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी टर्शरी सेक्टर आता है, इकोनॉमी के टर्शरी सेक्टर में आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस भी टर्शरी सेक्टर में आता है। तो ये सारी चीज़ें कंफ्यूज मत होना, एक बार सेकेंडरी और टर्शरी की लिस्ट जरूर देख लेना, बहुत कंफ्यूजिंग होता है एट टाइम्स, ऑप्शन पे समझ नहीं आता। रोड टैक्स जो होता है, रोड टैक्स, वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लेती है रोड टैक्स, ओके। कस्टम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा यूनियन गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ठीक है। याद रखना कि स्टेट गवर्नमेंट लेवाई करती है रोड टैक्स को, और कस्टम्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स लेवाई कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट, ओके। स्टेट गवर्नमेंट्स की एक्सक्लूसिव पावर किन किन टैक्सेस पे है? सेल्स टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स, गिफ्ट टैक्स, होल्डिंग टैक्स, ये सब स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्सक्लूसिव पावर वाले टैक्स हैं, ठीक है।
थोड़ा सा मैंने कोशिश की है जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो सब एक जगह आपको दे दिए जाएँ। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है, कस्टम्स ड्यूटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, ओके। एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। वहीं पे जो एंटरटेनमेंट टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। तो इन चारों में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखना। सेंट्रल गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स एक्साइज ड्यूटी है, एंटरटेनमेंट टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं, स्टेट गवर्नमेंट का मेजर रेवेन्यू सोर्स है। ठीक है, समझ आ गया? आगे बढ़ो। यूपी में यही पूछा जाता है कि पंचायत का सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ से आता है। ठीक है, पब्लिक के सपोर्ट से फाइनेंशियल असिस्टेंस तो आता ही है, टैक्सेस फीस और पेनाल्टीज तो लगती ही हैं। ठीक है, कुछ ग्रांट्स भी मिलती हैं पंचायत को। किन बातों के लिए ग्रांट्स मिलती हैं? एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ ग्रांट्स दी जाती हैं। और ग्रांट्स आती कहाँ कहाँ से हैं? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमिटी से ग्रांट आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट आती है, स्टेट गवर्नमेंट से ग्रांट आती है। तो पंचायत के पास यहाँ से ग्रांट इन कामों के लिए आती है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना कि जो लोकल फेयर्स लगते हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो ग्राम पंचायत ही इम्पोज करती है और ग्राम पंचायत ही कलेक्ट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना। लीड बैंक स्कीम किस बारे में थी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में लीड रोल प्ले करना चाहिए ताकि सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल किया जा सके। ठीक है, आरबीआई ने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया 1969 में। हर डिस्ट्रिक्ट में, मेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में एक डेजिग्नेटेड बैंक बनाया जाएगा जिसको लीड बैंक बोला जाएगा। ठीक है, ये कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये स्कीम आई थी? गैजल कमेटी के रिकमेंडेशन 1969 में। उसके बाद नरीमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे भी आई थी। तो दो कमेटीज़ हैं लीड बैंक की, याद रखना। इतना ही है, ईयर मेनली याद रखना, 1969 में इंप्लीमेंट की गई स्कीम। ठीक है, और कमेटी याद रखना, गैजल कमेटी और नरीमन कमेटी। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स में एक लीड बैंक होगा बस, जो कि सोशल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान जो है वो लीड बैंक स्कीम्स के अंडर ही रन किया जाता है, ये भी याद रखना। सिडबी कब इस्टेब्लिश किया गया? लखनऊ में किया गया 2 अप्रैल 1990 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, सिडबी, याद रखना। इंडिया का प्रीमियर डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, इसका काम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को शॉर्ट टर्म लोन देना। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक है ना, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को ही शॉर्ट टर्म लोन देगा। ठीक है, इतना ही याद रखना। एमएसएमई सेक्टर के लिए एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई है तो वो सिडबी ही है। ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। 1990 में बना था। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश किया गया? 1982 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। ये किसको रीफाइनेंसिंग करता है? रीफाइनेंस करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, वो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो रूरल एक्टिविटीज़ के लिए लोन देते हैं वेरियस बॉडीज़ को, उनको रीफाइनेंस करने का काम नाबार्ड का है। ठीक है, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस कर रहा है नाबार्ड, राइट। मेनली इसका फंक्शन है एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर को फाइनेंस मिल सके, इसलिए नाबार्ड रीफाइनेंस करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ओके, तो नाबार्ड 1982 में बना, हेडक्वार्टर मुंबई है, याद रखना। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995-96 में इस्टेब्लिश हुआ। नाबार्ड ही इम्प्लीमेंट करती है इस फंड को। रीजनल रूरल बैंक्स कब इस्टेब्लिश हुए? 1975 में हुआ। इनिशियली 5 RRBs इस्टेब्लिश किए गए थे। कहाँ कहाँ ये याद रखना? मुरादाबाद यूपी में, गोरखपुर यूपी में, भिवानी हरियाणा में, जयपुर राजस्थान में और मालदा वेस्ट बंगाल में। ये 5 RRB सबसे पहले सेट किए गए थे। ठीक है, जिनमें से 2 यूपी में थे, मुरादाबाद और गोरखपुर। ओके, ये फैक्ट याद रखना, क्या पता पूछ ले, और पहले पूछा जा भी चुका है इनफैक्ट। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, वो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। ओके, इसका लोकेशन मुंबई है। ठीक है, इनका जो फेमस इंडेक्स है BSE वाला वो है सेंसेक्स। ठीक है, तो सेंसेक्स कितनी कंपनीज़ को लेता है? 30 कंपनीज़ को, 30 बिग कंपनीज़ को जो है इंडेक्स होता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, जिसको सेंसेक्स बोलते हैं। इनका इंडेक्स 30 बिग कंपनीज़ का होता है, याद रखना। ओल्डेस्ट इन एशिया है, 1875 में स्टार्ट हुआ, दलाल स्ट्रीट मुंबई, राइट। इनका एक ग्रीन इंडेक्स भी है जिसको ग्रीनेक्स बोलते हैं, जो कि सिर्फ 25 कंपनीज़ जो कि एनर्जी एफिशिएंट कंपनीज़ हैं उनका इंडेक्स है, राइट, ग्रीनेक्स भी। तो BSE का ही पार्ट है ग्रीनेक्स, याद रखना है, NSE का नहीं है। ओके, अच्छा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें, ये थोड़ा ज़्यादा डिजिटल है क्योंकि ये नया है, राइट। इनके इंडेक्स को बोलते हैं निफ्टी, सुना होगा आपने, राइट। ये 1992 में स्टार्ट हुआ था। ये निफ्टी जो होता है इनका, NSE का जो निफ्टी है, ये टॉप 50 कंपनीज़ को इंडेक्स है, राइट। तो याद रखिएगा इसको, 1992 में बना फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पे। ओके, 1992 में। और ये कब बना था BSE? 1875 से ही चल रहा है। ओके, तो इतना डिफरेंस याद रखना। फेरवानी कमेटी किसके लिए थी? NSE के लिए थी। ओके, इसके प्रोमोटर्स कौन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही इसका प्रोमोटर क्योंकि नेशनल है।
साथ ही साथ IDBI, IDFC, IFSI, LIC, GIC, SBI ये सब भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के प्रोमोटर्स हैं, याद रखना। इन दोनों में कंफ्यूज मत करना BSE और NSE में। इसके इंडेक्स का नाम है निफ्टी जो कि 50 कंपनीज़ का है, और BSE के इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स जो कि 30 कंपनीज़ का है। ओके, गॉट इट। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? 1 फरवरी 1964 को बना यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1963 के तहत। इसका काम ये होता है स्मॉल सेविंग्स को मोबिलाइज करना, जितने भी लो और मिडिल इनकम फैमिलीज हैं उनसे, और उनको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चैनलाइज करना। मेनली ये लोगों से उनकी सेविंग्स कलेक्ट करता है, इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करता है, और जो भी इनकम बेनिफिट्स होते हैं वो स्मॉल इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिंपल सा काम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का। एक ऐसी यूनिट जिस पे स्मॉल लोग ट्रस्ट कर सके इन्वेस्टमेंट के लिए। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया 1964 से चल रहा है, ठीक है। याद रखना, क्या पता किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए। बुल और बियर स्टॉक मार्केट टर्म्स हैं, तो बुल और बियर में डिफरेंस कैसे याद रखोगे? बुल किसी से डरता नहीं है, इसलिए बुल एक ऐसा इन्वेस्टर होगा जो चाहेगा कि वो शेयर्स राइज होते रहें हमेशा। बुल भी हमेशा बिना डरे राइज होता जाता है, राइट। बियर थोड़ा सा डरपोक होगा, तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट करेगा प्राइसेस शेयर्स टू फॉल, प्राइस के शेयर फॉल हो, तो बियर डर के मारे नीचे जाएगा और बुल जो है ऊपर जाएगा। इस तरह से याद रखोगे तो दोनों याद रखेगा। बुल और बियर इन्वेस्टर्स के लिए यूज होने वाले टर्म है, ये भी याद रखना। ऐसे भी याद रखते हो, बुल के सींग होती है, सींग हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, बियर के कान हमेशा लिटिल नीचे लटक जाते हैं, राइट। इस तरह से भी याद रख सकते हो। स्टैक क्या होता है? स्टैक एक ऐसा इन्वेस्टर होता है जो कि IPO शेयर के लिए अप्लाई करता है। जब कोई कंपनी नई बनती है ना, तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग वो लॉन्च करती है, राइट। और उससे इसका एम स्टैक का क्या होता है? क्विक प्रॉफिट, ठीक है, क्विक प्रॉफिट करना, कमाना। ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स होल्ड करने में इंटरेस्टेड नहीं होते, ठीक है। नई नई कंपनीज़ का जैसे ही IPO निकलता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई भी कंपनी का सपोज 100 रुपये का IPO निकला, ठीक है, उसके लिस्टिंग डे में उसका प्राइस जैसे ही 150 हुआ, ठीक है, ये लोग तुरंत स्टैक जो है वो तुरंत ही सेल कर देते हैं 150 में, और 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से कमा लेते हैं। तो स्टैक ये लोग हैं जो जल्दी जल्दी खरीद फरोख्त करते रहते हैं। लेम डक कौन होते हैं? ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, ऐसे ट्रेडर्स जो अपने कमिटमेंट्स मार्केट में मीट नहीं कर पाते। इनके पास पैसे नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है उनका, ये ऑलरेडी जो वो करते हैं वो भी चुका नहीं पाते किसी को, राइट। तो ये लेम डक मतलब जो प्रॉपरली वॉक नहीं कर पा रहा है, उस तरीके से याद रखना। ओके, तो लेम डक बेसिकली एक वीक ट्रेडर की निशानी है, याद रखना। तो आई होप ये चारों टर्म्स आपको अब समझ आ गए होंगे। कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? ये एक तरह का IOU है। IOU मतलब बिग कंपनीज कहती हैं कि IOU, ठीक है, मैं IOU, मुझे बस शॉर्ट टर्म मनी दे दो, वो मनी IOU। ओके, शॉर्ट टर्म मनी जैसे ही बिग कंपनीज को चाहिए होता है तुरंत ही वो ये कॉमर्शियल पेपर्स एक तरह का अनसिक्योर्ड लोन होता है, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इशू किया जाता है, 7 दिन से 1 साल तक के लिए। कंपनीज इनको इशू करती हैं, बैंक्स, म्यूचुअल फंड, बिग इंस्टीट्यूशन इसको खरीदते हैं ताकि कंपनीज को पैसा मिल सके, ठीक है। तो कमर्शियल पेपर्स बिग कंपनीज इशू करती हैं, कुछ पैसा उनको तुरंत चाहिए होता है इसलिए। गिल्ट एज सिक्योर्ड, गिल्ट एज मार्केट मतलब एक ऐसी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट लोगों की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो खरीदी या बेची जा रही हैं। एक ऐसी मार्केट जहाँ पे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट की गिल्ट एज सिक्योरिटीज़, गिल्ट मतलब गोल्ड जैसी कीमती, वैसी सिक्योरिटीज़ जहाँ पे खरीदी बेची जा रही हैं उसको गिल्ट एज मार्केट बोले। यानी सिर्फ उन्हीं का ट्रेड होगा जो एकदम ही सेफ और सिक्योर है, ठीक है, उन्हीं सिक्योरिटीज़ का ट्रेड इन मार्केट में होगा। गिल्ट का मतलब भी होता है बेस्ट और एक्सीलेंट। इन सिक्योरिटीज़ में कोई भी रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता है, बिल्कुल इनस्टेबिलिटी और कोई डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है। ओके, इससे पहले दशहरे की आतिशबाजी में रावण की जगह मुझे उड़ा दिया जाए, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, कीप रिवाइजिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू।